Dear student, today I will explain you the law of demand. मांग के नियम के बारे में आज मैं तुम्हें समझाऊंगा. What do you mean by the law of demand? The law of demand generally states that other things remaining constant, there is an inverse relationship between the quantity demanded and its own price of the commodity. आमतौर से इन दोनों का उल्टा संबंध होता है. जैसा कि इसमें लिखा था, लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्लेन द इनवर्स रिलेशनशिप, अर्थात उल्टा संबंध, बिटवीन द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी, किसी वस्तु की कीमत, एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड, और उस वस्तु की मांगी गई मात्रा, ओवर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, एक निश्चित समय में किसी वस्तु की कीमत और उसकी मांगी गई मात्रा के बीच में हमेशा विपरीत संबंध होता है. आसान भाषा में हम ऐसे कह सकते हैं, if the price of the commodity increases then its demand decreases, and if the price of the commodity decreases then its demand increases. अर्थात अगर किसी वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो निश्चित रूप से उसकी कम मात्रा खरीदी जाएगी, महंगी होगी वस्तु. अगर किसी वस्तु की कीमत गिर जाएगी यानी कि वस्तु सस्ती हो जाएगी तो वो ज़्यादा मात्रा में खरीदी जाएगी जब वो सस्ती हो जाएगी. इसको बोलते हैं इनवर्स रिलेशनशिप, उल्टा संबंध. किस किस के बीच में? प्राइस में एंड क्वांटिटी डिमांडेड, वस्तु की कीमत और मांगी गई मात्रा, दोनों के बीच में उल्टा संबंध होता है. अगर मान लीजिए केले 50 रुपये दर्जन हैं, तो अगर हम 2 दर्जन केले खरीदते हैं और वही केले अगर 70 रुपये दर्जन हो जाते हैं तो मे बी पॉसिबल हम केवल आधा दर्जन या 1 दर्जन केले खरीदेंगे. सीधा मतलब ये है इसका आसान लैंग्वेज में, क्योंकि वस्तु महंगी होगी उसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी. अब इसकी डेफिनेशन, लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स, मांग का नियम ये बतलाता है, दैट द अमाउंट डिमांडेड ऑफ ए गुड राइजेज विद ए फॉल इन इट्स प्राइस एंड फॉल्स विद ए राइज इन प्राइस. बिल्कुल आसान लैंग्वेज है. मांग का नियम ये समझाता है किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा बढ़ेगी. कब बढ़ेगी? विद ए फॉल इन प्राइस, जब जब उसकी कीमत गिरेगी. जब भी कीमत गिरेगी तो मांगी गई मात्रा में वृद्धि होगी, मांगी गई मात्रा बढ़ेगी. और उल्टा एंड फॉल्स, मांगी गई मात्रा गिरेगी विद ए राइज इन प्राइस, जब जब कीमत बढ़ेगी. कीमत बढ़ने से मांगी गई मात्रा घटेगी, कीमत घटने से मांगी गई मात्रा बढ़ेगी. ये डेफिनेशन है लॉ ऑफ डिमांड की, मांग के नियम की डेफिनेशन. मेन इसमें जो ध्यान रखना है वो है इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड इट्स डिमांड. इनवर्स शब्द याद रखना है, उल्टा संबंध है दोनों के बीच में. अब इसको एक टेबल और डायग्राम के द्वारा समझाया गया है. इट एक्सप्लेन्स ओनली द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ द डिमांड, प्राइस एंड डिमांड, दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप को शो करता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ द प्राइस ऑफ एक्स फॉल्स फ्रॉम ₹100 to ₹60 per kg, then with the help of this law it can be said that demand for X will go अप फ्रॉम 1 to 3 यूनिट्स. अब इसमें टेबल में देखिए, ये है एप्पल, प्राइस ऑफ एप्पल 100 रुपये किलो है. डिमांड फॉर एप्पल, 1 किलो सेब खरीदी गई. जब 100 रुपये का भाव है तो 1 किलो की सेब खरीदी हमने. सेब 80 रुपये किलो हो गए, ये क्वांटिटी बढ़ गई. प्राइस घट गई तो क्वांटिटी बढ़ गई. 2 किलो सेब खरीद लिए, सेब 60 रुपये किलो हो गए. 3 किलो सेब हमने खरीद लिए, सेब का रेट 40 रुपये किलो हुआ, हमने 4 किलो सेब खरीदे. और जब सेब 20 रुपये किलो हो जाए, अगर क्वालिटी भी अच्छी है, देन वी विल परचेज 5 kg ऑफ एप्पल, 5 किलो सेब हम खरीदेंगे. तो इसमें देख रहे हो तुम, इसमें टेबल के अकॉर्डिंग जैसे जैसे प्राइस नीचे जा रही है वैसे वैसे क्वांटिटी बढ़ रही है. अब उल्टा कर लें, अगर प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी घटती जा रही है. 100 रुपये किलो में 1 किलो है सिर्फ, और 20 रुपये किलो में 5 किलो. इसी को डायग्राम के द्वारा समझाया गया है. डायग्राम OX OY 2 पार्ट हैं. OX पे हमने लिख दिया डिमांड फॉर एप्पल, सेब की डिमांड, कितनी डिमांड की जाएगी. और OY पे परमानेंटली प्राइस. प्राइस हमेशा OY पे आता है, ये कीमत आ गई इधर. 20 रुपीज़, 40, 60, 80, 100, ये अलग अलग कीमतें हैं. अकॉर्डिंग टू टेबल हमने ये डायग्राम बनाया. सबसे शुरू में 100 रुपये किलो है तो 1 किलो, ये हो गया 100, 100, यहाँ पर प्राइस हो गया. और इधर मांगी गई मात्रा डिमांड आ गई 1 kg, ये रहा 1.
इसके बाद 2-3 दिखा दिए, सिर्फ पूरे नहीं दिखाए हमने। जब 60 रुपीज़ kg है, तीसरे नंबर पर यहाँ देखो 60, 3 क्वांटिटी खरीदी जाएगी, यहाँ 60 है ये रहा, और इसकी क्वांटिटी इधर 3 किलो है। इस तरीके से हर एक करके इनको आपस में मिलाएंगे, डिमांड लाइन आ जाएगी। तो ये शो करता है जिस तरीके से इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड इट्स डिमांड, दोनों के बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप को शो करता है। इसको लॉ ऑफ डिमांड कहेंगे, मांग का नियम। इसकी कुछ एजम्पशन भी हैं, कुछ मान्यताएं हैं, नियम की मान्यताएं, जिनको एजम्पशन बोलते हैं हम। नियम की मान्यताएं, एजम्पशन ऑफ द लॉ। इसमें जनरली क्या होता है, ये इट विल बी एप्लीकेबल ओनली व्हेन ऑल द एजम्पशन या ऑल थिंग्स बीइंग इक्वल। इसमें एक शब्द आता है अन्य बातें समान रहें, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, ऐसे भी कह सकते हैं हम, व्हेन अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, जब अन्य बातें समान रहें। देन द लॉ विल बी एप्लीकेबल, केवल तब लागू होगा जबकि अन्य बातें समान रहें। व्हाट आर द अदर थिंग्स बीइंग इक्वल? अदर थिंग्स बीइंग इक्वल मीन्स द एजम्पशन ऑफ द लॉ। नियम की मान्यताएं कौन कौन सी होती हैं? लेट अस डिस्कस द एजम्पशन ऑफ द लॉ। नियम की मान्यताओं के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका सीधा मतलब है केवल ये नियम तब एप्लीकेबल होगा जबकि ये मान्यताएं पूरी होंगी। कौन कौन सी हैं एजम्पशन? नंबर 1, इनकम ऑफ द कंज्यूमर रिमेन कांस्टेंट। उपभोक्ता की आय स्थिर रहती है। देयर विल बी नो चेंज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर। सीधा मतलब है उपभोक्ता की आय में कोई परिवर्तन नहीं होता। अगर उसकी सैलरी 30,000 है तो 30,000 ही रहेगी, 40,000 रहेगी। देयर विल बी नो चेंज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अगले एजम्पशन नंबर 2, देयर इज नो चेंज इन द टेस्ट एंड प्रीफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर। उसमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए, उनकी पसंदगी में, उनकी रुचि में। जो कंज्यूमर है उसके स्वाद में, उसकी पसंदगी में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। उसकी स्वाद, उसकी पसंदगी एक जैसी रहे कंज्यूमर की। उपभोक्ता का स्वाद और रुचि में कोई चेंज ना आए। तीसरी एजम्पशन, तीसरी मान्यता, नो चेंज इन द प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स। संबंधित जो दूसरी वस्तु होती है, व्हाट आर द रिलेटेड गुड्स? दीज आर 2 टाइप ऑफ गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कम्प्लीमेंट्री गुड्स। स्थानापन्न वस्तुएं और पूरक वस्तुएं। सो देयर विल बी नो चेंज इन द प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स। संबंधित दूसरी वस्तु की प्राइस में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। जैसे चाय और कॉफ़ी है, टी एंड कॉफ़ी आर द सब्स्टिट्यूट गुड्स, टी और कॉफ़ी सब्स्टिट्यूट गुड्स है। इसी तरह कार एंड पेट्रोल आर द कम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो उनमें से एक की प्राइस के घटने बढ़ने से दूसरे की डिमांड के ऊपर फर्क पड़ता है। तो इसलिए लिख दिया नो चेंज इन द प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स। संबंधित दूसरी वस्तु की कीमत में कोई चेंज ना आए। चाय की जितनी कीमत है उतनी रहे, कॉफ़ी की जितनी है उतनी रहे। नेक्स्ट, कमोडिटी इन डिमांड इज ए नॉर्मल। जिस वस्तु की हम डिमांड कर रहे हैं उसकी मात्रा एक सामान्य, उसका सामान्य आकार होना चाहिए। आकार में वो सामान्य हो, बहुत छोटी या बहुत बड़ी उसकी इकाई ना हो, सामान्य आकार होना चाहिए, नॉर्मल साइज होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हम बर्फ़ी का पीस ले रहे हैं तो नॉर्मल साइज हो, ये मतलब है। और लास्ट है इसमें, देयर इज नो एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन द प्राइस ऑफ गुड्स इन फ्यूचर। आने वाले समय में, निकट भविष्य में वस्तु की कीमत में परिवर्तन की कोई संभावना ना हो। यानी ऐसा ना हो कि आने वाले समय में वो वस्तु एकदम, जैसे पेट्रोल के दाम आज आधी रात से 5 रुपये लीटर बढ़ जाएंगे, ऐसा कोई संकेत ना हो। अचानक उस वस्तु की कीमत के बढ़ने की गुंजाइश ना हो। दीज आर द मेन एजम्पशन। इनको बोलेंगे अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। तो इस तरीके से मैंने तुम्हें समझा, दिस इज नोन एज द लॉ ऑफ डिमांड। इसको कहेंगे हम मांग का नियम। ओके, थैंक यू।